साथियों, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मुगल काल। दोस्तों क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मुगल काल। याद रखिएगा दोस्तों कि मुगल काल का जो काल माना जाता है वो 1526 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1857 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बाबर। ठीक है, याद रखिएगा बाबर जो थे ये मुगल वंश के संस्थापक थे। यानी 1526 में दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का स्थापना किए थे। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी दोस्तों? तो लोदी वंश का जो दोस्तों अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी को हराकर दोस्तों बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोदी वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? ये 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों। इब्राहिम लोदी हार गया था दोस्तों, और हारने के बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था 1526 में ही। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी दोस्तों, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने दोस्तों भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया दोस्तों? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? बुलंद दरवाजा। याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने, आईनी ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। याद रखिएगा, आईनी जो अकबरी है दोस्तों एक महान ऐतिहासिक कृति है। ये जो लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, अकबर उसमें 14 साल का था। ठीक है, तो मेन रूप से अकबर की तरफ से जो लीड कर रहा था दोस्तों वो बैरम खां था। ठीक है, जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। तो 6 अप्रैल 1556 को पानीपत का दूसरा दूसरा युद्ध हुआ था। वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। मेन रूप से अकबर की तरफ से कौन लीड कर रहा था? तो बैरम खां कर रहा था दोस्तों। ठीक है, जीत किसका हुआ था? अकबर का ही जीत हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दीन ए इलाही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो शुरू किया गया था नया धर्म, ये अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी दोस्तों? ये अहमदनगर से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? अहमदनगर। याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, समझिए यहाँ पे कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तो ये अकबर ने प्रारंभ किया। ठीक है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी जो प्रणाली है ये किसने प्रारंभ किया? अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में थे दोस्तों? ये तो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, यानी अपने काल का महान ये संगीतज्ञ थे तानसेन। ठीक है, ये मेन रूप से अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी दोस्तों? ये फारसी था। ठीक है, कौन सी भाषा था दोस्तों? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना, ठीक है, करने वाला मुगल सम्राट था अकबर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सती प्रथा की जो भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? अकबर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस युद्ध से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव डाली दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, तो उसमें दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में मुगल वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर था दोस्तों? यानी मुगल चित्रकारी जो था ये मेन रूप से जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों चित्रकारी जो था ये चरमोत्कर्ष पर था दोस्तों। यानी कि जहांगीर को चित्रकारी करना बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे है कि किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो दोस्तों अबुल फजल ने लिखी थी। आपको ध्यान रखना है कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल। ठीक है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर ने दिया। किसने दिया दोस्तों? बाबर। ठीक है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार है। शेरशाह की महानता का घोषक घोतक क्या है दोस्तों? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? ये हुमायूं की बहन थी। ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम। और अकबर के कहने पर दोस्तों हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा।
तो महाभारत का जो अनुवाद किया गया था दोस्तों फारसी में किया गया था अकबर के शासनकाल में, उसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने। ठीक है, मोहम्मद शाह ने दोस्तों मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, मोहम्मद शाह। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो था ये मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों? तो टोडरमल था। ठीक है, यानी अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों इबादत खाना। ठीक है, यानी अकबर द्वारा जो बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह, ठीक है, उसका नाम क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे दोस्तों? ये भी अकबर के शासनकाल से ही संबंधित है। ठीक है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था दोस्तों? तो फरगना का था। ठीक है, फरगना। ठीक है, याद रखिएगा बाबर जो मेन रूप से था ये फरगना का शासक था। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग इसमें कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आगरा से दिल्ली दोस्तों किसने स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने किया था। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था दोस्तों बैरम खां। बताए थे कि बैरम खां दोस्तों अकबर का संरक्षक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर। ठीक है, कन्नौज पर दोस्तों नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी दोस्तों? अब बाबर ने। ठीक, किसने शुरू किया था? बाबर ने दोस्तों ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा बाबर ने शुरुआत की। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। ठीक है, इसलिए औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे दोस्तों, समझिएगा कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ दोस्तों? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है दोस्तों कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, वो दोस्तों कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था दोस्तों? तो इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, कौन हारा था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कालानौर में हुआ था। याद रखिएगा अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे दोस्तों। ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन जो थे ये सिख के 5वें गुरु थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था दोस्तों? तो सिसोदिया वंश ने। ठीक है, सिसोदिया वंश ने दोस्तों क्या किया था? यानी राजपूत वंश था सिसोदिया वंश, इसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को दोस्तों। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? आलमगीर। अगला है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। सम्राट अकबर द्वारा किसको? तो मोहम्मद हुसैन को दोस्तों जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया दोस्तों? पंजाब। याद रखिएगा बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1576 में लड़ा गया था। याद रखिएगा 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहा दोस्तों? अकबर के दरबार में। ठीक है, फैजी जो था वो किसके दरबार में रहा था? अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह के। ठीक है, यानी किसके समय में? शेर शाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि किसने चौसा की लड़ाई जो 1540 में लड़ा गया था, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह शेर शाह दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा शेर शाह ने 1539 में दोस्तों चौसा की लड़ाई हुआ था जिसमें हुमायूं को पराजित कर दिया गया था शेर शाह के द्वारा।
हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया दोस्तों? हुमायूं ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं ने दोस्तों 2 बार शासन किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है दोस्तों औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने करवाया, ठीक है। यानी फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया दोस्तों? जहांगीर ने, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो दोस्तों बाबर को, ठीक है, याद रखिएगा। किस मुगल शासक को? तो बाबर को दोस्तों पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बेलग्राम के युद्ध दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद? बेलग्राम के युद्ध के जीतने के बाद दोस्तों शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी दोस्तों? आगरा में बनवाया था, ठीक है। शाहजहां ने किस शहर में? तो आगरा में दोस्तों मोती मस्जिद बनवाए थे। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया दोस्तों? औरंगजेब ने, ठीक है। जजिया का समाप्त कर दिया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा, फिर से लगाया गया किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था दोस्तों? ये भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था इसका कार्य, ठीक है। यानी कि अमल गुजार नामक एक अधिकारी था, उसका मेन रूप से काम था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ये अकबर के शासनकाल की बात कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया दोस्तों? तो पुरंदर की संधि के द्वारा, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा? तो पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, लोक आचरण अधिकारी जो था ये मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए तो बात करते हैं। इस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किए थे, नींव रखे थे दोस्तों 1699 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा कि 1699 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किए थे, ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय दोस्तों, ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है, ठीक है, ये पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी भी रहा। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला दोस्तों? औरंगजेब के, ठीक है। किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के समय। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है था? सूरत को, ठीक है, याद रखिएगा कि किस बंदरगाह को? सूरत को दोस्तों बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था। चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, ठीक है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई दोस्तों? तो हुमायूं की जो है मृत्यु ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी, ठीक है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा था दोस्तों कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के, ठीक है, लेनपुल दोस्तों एक लेखक थे जिन्होंने कुछ लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। इसका दोस्तों हुमायूं का अंत हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे, समझिए यहाँ पे देखिए। मुगल प्रशासन में दोस्तों मदद ए मास इंगित करता है, क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि दोस्तों, ये क्या इंगित करता है? मदद ए मास इंगित करता है। दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये अब्दुल समद द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी दस्तान ए अमीर हमजा जो है ये इसका जो चित्रांकन है किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल समद के द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों, शेरशाह सूरी ने क्या पहले अपनाया? हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई, ठीक है। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को, ठीक है,
शाह आलम द्वितीय को दोस्तों वजीर गाजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। ठीक है, आगे है, देखिएगा, देखिए दोस्तों, मसनवी। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है दोस्तों। ठीक है, क्या है? मुबाइन, याद रखिएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। ठीक है, औरंगजेब द्वारा जो चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है दोस्तों? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? शाहजहां। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है दोस्तों? तो एल श्रीवास्तव ने कहा है। ठीक है, किस इतिहासकार ने? तो एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था दोस्तों। शेर शाह ने क्या बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताऊस, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह जो रंगीला था, ये मयूर सिंहासन पर यानी तख्त ए ताऊस के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। अगला है कि किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है दोस्तों? तो शेरशाह के मकबरे में। ठीक है, शेरशाह के मकबरे में दोस्तों हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? फरीद खां। फरीद खां जो था, ये शेरशाह के बचपन का नाम था। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी दोस्तों सासाराम में थी। सासाराम यानी सासाराम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जो जीत था उसका मैंने उसके सैनिक जो था वो बहुत कुशल थे। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी दोस्तों? ये शेरशाह सूरी का था। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी। अगला है कि जवाबित्त। ठीक है, जवाबित्त का संबंध किससे था दोस्तों? तो राज्य कानून से था। ठीक है, याद रखिएगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था। ठीक है, क्या था? कंधार। मुमताज महल का असली नाम था दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम जो था, ये मुमताज महल का असली नाम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को दोस्तों, याद रखिएगा, औरंगजेब को, ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है दोस्तों? तो पंचमहल। क्या है दोस्तों? पंचमहल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों, देखिए, अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है, यानी अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया हुआ था दोस्तों? कछवाहों से। किसमें? कछवाहों से दोस्तों। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे दोस्तों गोलकुंडा और बीजापुर। ठीक है, गोलकुंडा और बीजापुर दोस्तों, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था यानी जीता था दोस्तों, उसका नाम क्या था? गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने दोस्तों खुद जहांगीरनामा खुद जहांगीर ने ही लिखा है। ठीक है, तो उसकी जो आत्मकथा है उसे फारसी में लिखा गया है। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया दोस्तों पारसियों से लिया है। किससे लिया है? पारसियों से। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है दोस्तों? तो रबिया या फिर उदरौनी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा। ठीक है, याद रखिएगा, बीबी का जो मकबरा है दोस्तों, ठीक है, ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ये द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था दोस्तों? औरंगजेब के। ठीक है, याद रखिएगा, किस बादशाह के अंतर्गत दोस्तों? तो मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था तो औरंगजेब के बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल ने कहा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस इतिहासकार ने? तो अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है दोस्तों? पंचतंत्र का है। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। धर्मत का युद्ध दोस्तों जो 18 अप्रैल 1658 में हुआ था,
ये किसके बीच लड़ा गया था? ये औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था दोस्तों मंसूर। याद रखिएगा, मंसूर जो था ये जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। इसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने दोस्तों मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है दोस्तों ग्वालियर में। तानसेन का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। गुलबदन बेगम पुत्री थी दोस्तों, बाबर की पुत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी हुमायूं की बहन थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब ने जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर का हत्या दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था, 1675 में करवाया था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था। गुरु तेग बहादुर दोस्तों ये सिख के 9वें गुरु थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो दोस्तों बाबर रखा था। यानी भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ हुआ है दोस्तों? फैजी। ठीक है, फैजी के निर्देशन में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ है वो फैजी के निर्देशन में ही हुआ है। ठीक है, जिसको रजमनामा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दिल्ली की प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों? तो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, किस मुसलमान विद्वान का? तो रहीम खान खाना का जो है ये हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अकबर द्वारा बनवाया गया जो श्रेष्ठतम इमारतें पाई पाई जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, तो ये हल्दी घाटी का प्रमुख युद्ध था दोस्तों, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। ठीक है, याद रखिएगा, यानी मुगल सम्राट अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम क्या था? दसवंत नाम था। शेर शाह ने अफसी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने थे, किन धातु से बने थे? तो सोना के बने थे, चांदी के और तांबा को बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। आपसी, रुपया, दाम, ये सब जो सिक्के चलवाए थे ये मेन रूप से सोना, चांदी और तांबा के बने हुए थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था दोस्तों। तो मीर बख्शी था, याद रखिएगा। यानी अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया दोस्तों? राजा राम ने। ठीक है, याद रखिएगा। यानी अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था राजा राम ने। ठीक है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। ठीक है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय जो था ये अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, यानी अकबर के जो नवरत्न थे, ठीक है, में से एक बीरबल जो है किस अभियान के समय मारे गए दोस्तों? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय दोस्तों अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल जो है उन मारे गए थे मेन रूप से। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अकबर ने किसे कवि राय या कविराज को उपाधि दी दोस्तों? बीरबल को दिया। ठीक है, यानी कविराज की उपाधि किसको दी है? तो बीरबल को दिया है। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। याद रखिएगा कि किसके निर्देश पर दोस्तों? तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी जहांगीर के निर्देश पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की जो संधि ये किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल मुगल बादशाह था दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला जो था ये अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा दोस्तों? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अबुल फजल ने दोस्तों अकबरनामा लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था।
राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों? तो मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह ने आरंभ की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीना बजाते थे। क्या बजाते थे? बीना। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया जहांगीर को। ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था दोस्तों? वो हरि विजय सूरी थे। हरि विजय सूरी ने को अकबर ने बहुत ज्यादा सम्मानित किए थे। ठीक है, हरि विजय सूरी, याद रखिएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? वो था अकबर था दोस्तों। कौन था? अकबर। ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया दोस्तों? तो पीटर मुंडी आया था। कौन आया था? पीटर मुंडी जो था, ये शाहजहां के शासनकाल में यूरोपीय यात्री भारत आया था। अकबर ने दिन ए इलाही प्रारंभ किया दोस्तों 1582 में, याद रखिएगा। 1582 में दोस्तों अकबर ने दिन ए इलाही प्रारंभ किया था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों? शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली के पुराना किला। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों? बादशाह की उपाधि धारण की, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? घाघरा के युद्ध में दोस्तों। घाघरा के युद्ध में दोस्तों अफगानों की शक्ति को बाबर ने कुचल दिया। ठीक है, बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, कलंदर की उपाधि किसको दिया गया था? बाबर को दिया गया था। ठीक है, बाबर ने युद्ध में किस रणनीति को अपनाया था? रण पद्धति को अपनाया दोस्तों। तो तुलगमा पद्धति को अपनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तुलगमा पद्धति को अपनाया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती। ठीक है, यानी चित्तौड़ में पड़ता है दोस्तों मेन रूप से। ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उससे राखी भेजी? तो राजमाता कर्णवती, जो चित्तौड़ की थी। ठीक है, चित्तौड़ की राजमाता थी खास करके। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया दोस्तों? तो ईशान इंसान ए कामिल। ठीक है, याद रखिए। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इंसान ए कामिल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी दोस्तों? शेर शाह ने। ठीक है, किस शासक ने? तो शेर शाह ने दोस्तों स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया दोस्तों? तो रुपया प्रचलित किया। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद जो है किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि में। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सिकदार करता था। कौन करता था? सिकदार। अकबर की माता का नाम क्या था दोस्तों? हमीदा बानो बेगम जो था, ये अकबर की माता का नाम था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखेंगे कि अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। ठीक है, तानसेन जो थे ये अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की दोस्तों? 1561 में प्राप्त किया था, याद रखिएगा। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तो तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था दोस्तों? तो कोहिनूर जुड़ा हुआ था। कोहिनूर। ठीक है, सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किससे बंद कराया? औरंगजेब ने। ठीक है, यानी सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया दोस्तों? औरंगजेब ने बंद कराया। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तो तमगा। ठीक है, याद रखिएगा। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को? तो तमगा कर को बाबर ने समाप्त कर दिया। बुयान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा दोस्तों? तो लेनपुल ने कहा था। ठीक है, नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हजरते आला की उपाधि धारण की। नुसरत नुसरत शाह को पराजित करने के बाद
शेरखां ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरते आला। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने कहा है। किसने कहा है? कनिंघम। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह के बारे में किसने कहा दोस्तों? अब्बास खां ने कहा है। किसने कहा है? अब्बास खां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया दोस्तों? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, यानी गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खान देश को। ठीक है, खान देश को दोस्तों दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1663 ईस्वी में लगाया था। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी। ठीक है, 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है दोस्तों? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों मराठा राज्य। क्या सुनेंगे दोस्तों? मराठा राज्य। देखिए यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था दोस्तों? तो शिवाजी था, याद रखिएगा। गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था कौन था? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या था दोस्तों? ये पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, चौथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता था। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो औरंगजेब ने। किसने प्रदान की? औरंगजेब। ठीक है, याद रखिएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि के द्वारा दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को, ठीक है, किलों को हस्तांतरित किया पुरंदर की संधि के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, औरंगजेब शासनकाल में दोस्तों प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में थी। ठीक है, रायगढ़ में दोस्तों शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था दोस्तों। ये किनके बीच हुई थी? याद रखिएगा, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। खास करके आपको ध्यान रखना है, पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? जीजाबाई। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासक के शासनकाल में थी। ठीक है, याद रखिएगा। दास बोध के रचनाकार कौन है दोस्तों? समर्थ रामदास जो है ये दास बोध के रचनाकार हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है, ठीक है, स्वीकार कौन था दोस्तों? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां। वह कौन सेनानायक था? तो अफजल खां जो था, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था, अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा नगर में कैद थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो जीवा जीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये स्वयं देखा था दोस्तों, कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, शिवनेर के दुर्ग में दोस्तों शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी औरंगजेब की आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। शिवाजी औरंगजेब की आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। ठीक है, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कामगार बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, यानी संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने? तो बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था दोस्तों
तो सुमंत था। कौन था? सुमंत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी के समय में। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया दोस्तों? तो जून 1674 ईस्वी में। ठीक है, जून 1674 ईस्वी में दोस्तों शिवाजी ने, ठीक है, छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान जो था ये शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने दिया था। यानी औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू कहकर पुकारते थे शिवाजी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था दोस्तों? तो ताराबाई के हाथों में था। किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा जो है वो ताराबाई के हाथों में था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 1775-82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था दोस्तों? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये 1775-82 के समय में हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये किसी भी पक्ष का जीत नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से 1818 के बीच हुआ था। ठीक है, इस दौरान दोस्तों सबसे अंतिम संधि थी, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि थी। कौन संधि थी? कानपुर की संधि। ठीक है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों? ये माधव राव नारायण के शासनकाल में। ये 1775 से 82 के बीच हुआ था, याद किया। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों माधव राव नारायण के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों ये 1803 से लेकर 1806 तक हुआ था दोस्तों। एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठी पेशवा था बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था दोस्तों बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, किसे किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है दोस्तों? तो माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया दोस्तों? बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस। याद रखिएगा, नाना फडणवीस को दोस्तों। ठीक है, मैकियावेली कहा जाता था। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया दोस्तों? सदाशिव राव सिंधिया ने। सदाशिव राव सिंधिया ने पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, तो संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों की को छीना? तो बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम ने दोस्तों पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीन लिया। ठीक है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी कौन थी? ताराबाई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में स्थापित था। कहाँ था? कोलाबा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? शिवाजी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? शाहजी भोसले जो था, ये शिवाजी के पिता का नाम था। शिवाजी के माता का क्या नाम था दोस्तों? जीजाबाई। ठीक है, जीजाबाई जो थे शिवाजी के माता का नाम था। शिवाजी के गुरु कौन थे? सामर्थ रामदास जो थे, ये शिवाजी के गुरु थे। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है दोस्तों? तो नुस्खा ए दिल खुशा। ठीक है, नुस्खा ए दिल खुशा की पुस्तक में, ठीक है, याद रखिएगा, मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? तो पन्हाला दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया दोस्तों? अन्नाजी दत्तो ने किया। ठीक है, शिवाजी के निर्देशन पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे दोस्तों? काम विस्तार कहते थे। ठीक है, काम विस्तार दोस्तों किसको कहते थे? चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को कहते थे। विधवा पुनर्विवाह का पर लगाया गया कौन सा कर था दोस्तों? तो पत दाम था। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पत दाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? पागा। ठीक है, याद रखिएगा, मा मावली। ठीक है, मावली कौन थे? ये पहाड़ू लड़ाकू जाति थे। पहाड़ी लड़ाकू जाति थे मावली।
घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था दोस्तों? सर ए नौबत होते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला है कि मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? तो कुलकर्णी लेखपाल रखता था। ठीक है, मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर ए नौबत। ठीक है, सर ए नौबत बनाए रखता था। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो मनुस्मृति के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों विविध देखने वाले, क्या देखेंगे दोस्तों? विविध देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, विविध यानी मध्यकालीन भारत। ठीक है, सबसे शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहला है कि पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था दोस्तों? जन जैनक था, जैनक, याद रखिएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक। नागर, द्रविड़ और बेसर है दोस्तों भारतीय मंदिर की वस्तु की तीन प्रमुख शैलियां हैं। कौन शैली? नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में है। ठीक है, याद रखिएगा कि बड़ा इमाम जो बाड़ा है ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जीच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जैसी। किस राजपूत शासक ने? तो सवाई जैसी ने जीच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। हवा महल कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये जयपुर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। हवा महल कहाँ है? जयपुर। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से संबंधित है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ठीक है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया, ये दोस्तों क्या है? ये सही नहीं है मेन रूप से। कौन सा कथन दोस्तों? इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी दोस्तों? किसने बनवाया था? तो जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? जयसिंह द्वितीय दोस्तों, जो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दोस्तों दतिया में स्थित है। ठीक है, गोविंद महल कहाँ है? दतिया, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है दोस्तों? तो भास्कर। भास्कर जो है अपने बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए सबसे जाना जाता है। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों? वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों हुआ था। ठीक है, कहाँ स्थित है ये अंकोर वाट का मंदिर? कंबोडिया में है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की दोस्तों? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी। ठीक है, यानी किस कंपनी ने? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निर्माता देखेंगे दोस्तों और स्मारक देखेंगे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया दोस्तों? अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शाहजहां ने दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण करवाया दोस्तों, जो आगरा में स्थित है। औरंगजेब ने दोस्तों मोती मस्जिद का ये भी निर्माण कराया था, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था दोस्तों, हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की। ठीक है, यानी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों फारसी में जफरनामा लिखा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किए थे। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने दोस्तों, गुरु अंगद देव ने दोस्तों नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक जो सिख के प्रथम गुरु थे, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी के पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो क्लाइव के द्वारा पराजित किया दोस्तों। प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 में। ठीक है, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था दोस्तों। सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, यानी सिराजुद्दौला हार गया था।
सुंगौल की संधि जो 1816 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, सुंगौल की संधि किनके बीच संपन्न हुई दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुंगौल की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। हड़प की नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा दोस्तों ये हड़प की नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य में कब्जे में लिए गए थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है दोस्तों। ये मेंडू से किसके द्वारा किया जाता था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के जो नवाब थे वो वजीर कहलाते थे, नवाब वजीर कहलाते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया दोस्तों? तो चूड़ामान यानी चूड़ामणि ने, चूड़ामान ने, ठीक है। किसे जाटों का अफलातून, ठीक है, एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। क्या कहा, किसे कहा जाता है? सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों? तो नादिर शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विजय, ठीक है, सिंध का विलय यानी कि 1843 में हुई थी सिंध का विलय, अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो। यानी भारत के किस गवर्नर जनरल के समय? लॉर्ड एलनबरो के गवर्नर जनरल के समय भारत में सिंध का विलय किया गया था 1843 में, अंग्रेजी राज्य में किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे दोस्तों, कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? सिंध विजय का जो श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? बैटिंग थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे ये ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। वोडियार कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये मैसूर रियासत के शासक थे वोडियार। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल गवर्नर बनाया गया था 1758 ईस्वी को, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को दोस्तों बंगाल गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों, तो विलियम बैटिंग जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, याद रखिएगा। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था दोस्तों? तो मराठों ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे। देखिए, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी दोस्तों? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले से पड़ी है, ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है कि पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे, पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो रंजीत सिंह थे पंजाब में सिख राज के संस्थापक। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया? तो हैदर अली ने स्थापित किया। किसने किया? हैदर अली, ठीक है, हैदर अली दोस्तों डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है ये अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जो था वो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हैदर अली की मृत्यु जो हुआ था दोस्तों 1782 में हुआ था हैदर अली की मृत्यु। तो हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई दोस्तों? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान दोस्तों हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 ईस्वी में हुआ था।
ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, जिन्होंने डाक टिकट शुरू किया था। सती प्रथा का अंत करने करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग को जाता है दोस्तों। 1829 में सती प्रथा को अंत किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अवध के स्वताय राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क थे। कौन थे? सादत खान, जिनको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। ठीक है, ये अवध के स्वताय राज्य के संस्थापक थे। अगला सवाल देखिएगा, किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, किसने? शाह आलम द्वितीय, जो दोस्तों यानी मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में क्या हो गए? पराजित हो गए अंग्रेजों से। बक्सर युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच चपलासी का युद्ध हुआ, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय जो था दोस्तों, ये कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच चपलासी का युद्ध हुआ था, तो उसमें गवर्नर जनरल था, यानी मुगल सम्राट था दोस्तों। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग जो था, ये रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था दोस्तों। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में, ये आपको ध्यान रखना है। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है, रिंग फेंस पॉलिसी, ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि दोस्तों कब हुआ था? 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो रजा खान को बनाया था। किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को। ठीक है, याद रखिएगा, राजा सिताब राय को दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, नायाब दीवान नियुक्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था दोस्तों? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो सर आयर कूट। ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने, ब्रिटिश जनरल का नाम क्या है दोस्तों? सर आयर कूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। कौन थे? खड़क सिंह जो थे, ये महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में संप्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, वह था दोस्तों बक्सर का युद्ध। ठीक है, यानी सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो बक्सर युद्ध के दोस्तों 1764 में हुआ था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है दोस्तों? तो शुक्र चकिया से संबंधित है। किससे संबंधित थे? शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। किसने लिया था? लॉर्ड विलियम बैटिंग। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी समाधि के कारण? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा जो है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। बक्सर के युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था, याद रखिए, बक्सर के 1764 में। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? ये शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी मारे गए थे। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और सिख के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जिन्होंने खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किया था। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम लोग कि डिंडीगुल नाम है दोस्तों,
डिंडीगुल नाम है, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है, ठीक है, डिंडीगुल। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया दोस्तों? वारेन हेस्टिंग के गवर्नर के समय में, ठीक है, सरकारी जो खजाना है वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड होली के समय दोस्तों। और कहाँ से चला था दोस्तों? ये मुंबई से थाने भी चला था, 34 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टी के समय में, ठीक है, वारेन हेस्टी के समय दोस्तों कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीटर्स इंडिया एक्ट पारित किया गया दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था 1784 में किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया दोस्तों? तो जमींदार ने प्राप्त किया है, ठीक है। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बंबई में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी सुव्यवस्था जो है क्या करती थी? तो अंग्रेजों द्वारा मेरे से बनाई गई थी भू राजस्व व्यवस्था, ये जो है कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करते थे। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परमानेंट सेटलमेंट। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू किया गया था, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? बिहार। बिहार जो था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था दोस्तों? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। देखिए दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र जो है ये नील दर्पण के लेखक है, दीन बंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में लगाए गए थे। कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासन काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, ठीक है, सर टॉमस मुनरो। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो बंबई और थाने के बीच हुआ था, ठीक है, 34 किलोमीटर चला था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में उपनिवेशी काल में विटली आयोग 1929 का उद्देश्य था दोस्तों श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ठीक है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था दोस्तों। कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। यानी भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है लागू किया गया था किसके द्वारा? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था दोस्तों? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता, ठीक है, क्या लिखा हुआ दोस्तों? सवाल फिर से पढ़ेंगे कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में
पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? तो भारी उद्योगों का अभाव था दोस्तों, मेन रूप से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त यानी कि 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था दोस्तों, खास करके, इसीलिए इसका मेन रूप से कारण था। ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वुड के घोषणा पत्र को, डिस्पैच, यानी 1854 को मेन रूप से आया था, 1854 को दोस्तों। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। हिंदू कॉलेज यानी कलकत्ता, इसका दोस्तों स्थापना 1817 में किया गया था, की स्थापना किसने किया था? तो डेविड हेयर ने किया था कलकत्ता की स्थापना। ठीक है, हिंदू कॉलेज और कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? डेविड हेयर ने किया था। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई दोस्तों, तो सीसरा यानी बंगाल में पहली पटसन मिल स्थापित हुई। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बिहार में हुआ था दोस्तों, वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ। ठीक है। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 में आरंभ हुआ, याद रखिएगा। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो 1833 में। यानी ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष? तो 1833 में भारत में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? तो धन के निकास को। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा जो किए गए किस कार्य को? तो अनिष्ट कार्य को धन के निकास की संज्ञा दी गई है। अगला सवाल देखेंगे, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे दोस्तों? तो सतनाम की पूजा पर जोर देते थे, गुरु नानक। ठीक है। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? तो शुल्क खनी के साथ हुआ था। शुल्क खनी के साथ गुरु नानक का विवाह हुआ था। किस सूफी संत ने अमृतसर में हर मंदिर साहिब की नींव डाली? मियां मीर ने। ठीक है, याद रखिएगा। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? तो इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, आगे दो सवाल और है। सवाल ये है कि आदि ग्रंथ यानी अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किससे किया गया दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ये मेन रूप से गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? और गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया दोस्तों। ये सब पूछा गया सवाल है दोस्तों, पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि खालसा पंथ के संस्थापक गुरु कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, गुरु गोविंद जो थे, खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किए थे, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था 1666 में हुआ था इनका जन्म, और 1699 में दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने टोटल कवर कर लिया दोस्तों। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों आधुनिक भारत। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में आधुनिक भारत को डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।